नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 16 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल गूगल फंड फॉर जर्नलिस्ट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? गूगल ने देखो एक इमरजेंसी फंड लॉन्च किया है लोकल न्यूज़ आउटलेट्स की हेल्प करने के लिए, ताकि ये जो लोकल न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो अपने ऑपरेशंस चला सकें। लोकल न्यूज़ आउटलेट्स जो लोकल कम्युनिटी को ओरिजिनल न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, इन्हें देखो कोविड-19 की महामारी के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो ये जो लोकल न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये एडवर्टाइजमेंट के आधार पर चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट से इन्हें रेवेन्यू हासिल होता है और ये अपने ऑपरेशंस चला पाते हैं। बट आपको पता है कोविड-19 की वजह से 40 दिन तक तो लॉकडाउन रहेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, इनका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी वजह से गूगल अब आगे आया है इन लोकल न्यूज़ आउटलेट्स की हेल्प करने के लिए। ये अपने ऑपरेशंस चला सकें और लोकल कम्युनिटी को ओरिजिनल न्यूज़ कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोवाइड कर सकें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल थ्रीसर पूरम फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कोविड-19 महामारी के कारण थ्रीसर पूरम फेस्टिवल ये 3 मई को होना था, इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। ये देखो पहली बार है थ्रीसर पूरम फेस्टिवल कैंसिल हुआ है। मतलब जब से ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक ये फेस्टिवल कभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। हम जानकारी डिस्कस करें इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल के बारे में। इसे केरला में मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये फेस्टिवल देखो 7 दिनों का होता है। मलयालम मंथ मेडाम में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन से मंथ? मेदाम। मेदाम जो है ये मलयालम मंथ है। देखो 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक लगातार इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता रहा है। इतिहास जो है इस फेस्टिवल का वो 200 साल पुराना है। शुरुआत में सबसे पहली बार ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया था राजा रमा वर्मा के द्वारा, जिन्हें फेमसली सक्थान थम्पुरन के नाम से भी जाना जाता था। ये कोची के महाराज थे 1790 से लेकर 1805 के बीच में। इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल में कौन कौन से मेन टेम्पल्स पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो देखो पैरा मेकावू देवी टेम्पल, और दूसरा मेन टेम्पल जो पार्टिसिपेट करता है इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल में थिरुवंबादी श्री कृष्णा टेम्पल। इन दोनों टेम्पल्स को वेदाकुनथन टेम्पल के जो मेन डीटी हैं भगवान शिव, इनको श्रद्धा अर्पित करनी होती है। तो ये दोनों टेम्पल्स पैरामेकावू देवी टेम्पल और थिरुवंबादी श्री कृष्णा टेम्पल, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिट करते हैं। एक यात्रा निकाली जाती है जिसमें हाथी पार्टिसिपेट करते हैं। छठे दिन ये यात्रा निकलती है। दोनों टेम्पल्स अपनी अपनी यात्रा निकालते हैं जिसमें हाथी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस यात्रा में। पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, हाथियों को डेकोरेट किया जाता है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो बड़े स्केल पर यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बताना है कौन सी जगह कौन से राज्य में है। थ्रीसर क्या तमिलनाडु में है? महाबलेश्वर क्या गुजरात में है? माउंट आबू राजस्थान में है? श्रीसेलम आंध्र प्रदेश में है? इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2-3 दफ़ा पूछा जा चुका है। थ्रीसर देखो तमिलनाडु में नहीं है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये केरला में है। महाबलेश्वर आपको पता है गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट में है, जहाँ से एक फेमस रिवर निकलती है। आप बताइए कौन सी? कृष्णा। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, ये महाराष्ट्र में है। तो 1 और 2 गलत हो जाते हैं। 1 और 2 अगर आपने गलत कर दिए, आपको पता लग गया, रियलाइज हो गया कि पहला और दूसरा जो ये स्टेटमेंट है गलत है, तो फिर एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है बी, 3 and 4 ओनली। माउंट आबू देखो राजस्थान में है, एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान में, यहाँ भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। श्रीसेलम ये भी आंध्र प्रदेश में है, नालामाला हिल्स में है ये श्रीसेलम। चलते हैं आगे।
अगला आर्टिकल विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइड करने से संबंधित है। देखो, कोविड-19 की महामारी से इफेक्टिवली निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है हॉटस्पॉट्स की, दूसरी नॉन हॉटस्पॉट्स डिस्ट्रिक्ट्स की और तीसरी ग्रीन जोन। हॉटस्पॉट की कैटेगरी में अभी 170 जिलों को डाला गया है, नॉन हॉटस्पॉट जिलों की कैटेगरी में अभी 207 जिलों को डाला गया है और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी में 359 डिस्ट्रिक्ट्स को डाला गया है। ये नंबर देखो चेंज होता रहेगा जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस सामने आते हैं। मकसद क्या है विभिन्न जिलों को इन 3 कैटेगरीज में डालने का? मकसद देखो ये है कि जहां पर कोरोना वायरस के केस सामने नहीं आए हैं उनको लंबे समय तक लॉकडाउन में रखने का कोई फायदा नहीं है। वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे स्टार्ट होनी चाहिए और जहां पे कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं ज़्यादा, वहां पर स्पेशल ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को वहां पे कंटेनमेंट जोन इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, वन साइज फिट्स ऑल वाली जो अप्रोच है वो नहीं चल सकती। सरकार को अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग अप्रोच अपनानी होगी। क्राइटेरिया क्या है किसी जिले को पर्टिकुलर कैटेगरी में डालने के लिए? देखो, हमारे देश में वो जिले जो इंडिया के टोटल केसेस में जिन्होंने 80% कंट्रीब्यूट किया है उन जिलों को हॉटस्पॉट्स की कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो डिस्ट्रिक्ट्स जो उस स्टेट के टोटल केसेस में 80% कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डाला गया है। इसके अलावा अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उन्हें भी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डाला गया है। और अगर किसी हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट में 15 केसेस से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं तो समझा जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 का आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। इवन देखो, वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे केसेस जो हैं 4 दिन से कम के समय में डबल हो जाते हैं, जैसे आज किसी डिस्ट्रिक्ट में केस हैं 4 और अगले 4 दिनों से पहले ही 3 दिनों में या फिर 2 दिनों में 8 केस हो गए, तो वो डिस्ट्रिक्ट भी रेड जोन की कैटेगरी में आएगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन हॉटस्पॉट की है, उसे आप ऑरेंज जोन भी कह सकते हो। और तीसरी जो कैटेगरी है वो ग्रीन जोन। अगर देखो किसी हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट में 14 दिनों तक कोई केस नहीं सामने आता है कोविड-19 का तो उसे ऑरेंज कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी नॉन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जो अभी फिलहाल नॉन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में है यानी ऑरेंज जोन में आता है और 14 दिनों तक लगातार कोई कोविड-19 का केस नहीं सामने आता है तो उस डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 50,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जो हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं ताकि इफेक्टिवली कोविड-19 की महामारी से निपटा जा सके। लोकल प्रशासन को देखो बहुत सारा काम करना होता है, जैसे सस्पेक्टेड केसेस की सर्विलेंस करना, जिन पर शक है उनकी सर्विलेंस करना, कहीं वो क्वारंटीन को इग्नोर तो नहीं कर रही हैं, और जिन्हें घर पर क्वारंटीन करने के लिए बोला गया है उनको भी ट्रैक करना, उनकी सर्विलेंस करना। इस प्रकार के बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती वो इन सब कामों को सही ढंग से पूरा कर सके, तो मदद की जाती है इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की इस काम को करने में। तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अभी डिप्लॉय किया गया है सभी स्टेट्स में और यूटीज़ में, लद्दाख, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी को छोड़कर। ये कुछ स्टेट्स के नाम हैं जहां पर बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के द्वारा। देखो, ये जो वॉलंटियर्स होते हैं इनको डिप्लॉय किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कमांड के आधार पर। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं और डीएम के आदेश के बाद इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर जगह पर डिप्लॉय किया जाता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए। ये ऑपरेट करते हैं सिविल डिफेंस एक्ट के अंतर्गत। इस एक्ट को अमेंड किया गया था 2009 में, नोटिफिकेशन इशू की गई 2010 में, चेंज ये किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। ये प्रोविजन किया गया था 2009 की अमेंडमेंट में।
प्राइमरीली देखो, ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं ये वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, सैलरी नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ जो कोर स्टाफ होता है जो इनको मैनेज करता है, इनको ट्रेन करता है, उनके द्वारा कुछ सैलरी कुछ पैसे लिए जाते हैं काम करने के लिए। वैसे तो सिविल डिफेंस एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट से इसे बनाया गया था, बट ये जो एक्ट है स्टेट गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि आप सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की जो कोप्स हैं वो उसे रेज कर सकते हो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एलिजिबल कौन है सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर सिक्किम, भूटान, नेपाल इनका नागरिक होना चाहिए। सिक्किम अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि सिक्किम बाद में इंटीग्रेट हुआ था इंडिया के साथ। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, लेकिन इसे चेंज भी किया जा सकता है, मतलब 3 साल की रिलैक्सेशन दी जा सकती है डीएम के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। पर्टिकुलर कोई काम करवाना हो जिसमें ज़्यादा उम्र की आवश्यकता नहीं हो तो रिलैक्सेशन दी जा सकती है। प्राइमरी स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए, या फिर मतलब आप कह सकते हो 4th क्लास कम से कम पास होना चाहिए, तब जाके वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन सकता है। लेकिन इस क्राइटेरिया में भी डिस्क्रिशन के आधार पर थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मैन और वुमेन दोनों एलिजिबल हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पत्ता चित्रा के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कोविड-19 की महामारी की वजह से पत्ता चित्रा के जो कारीगर हैं उनका लाइवलीहुड प्रभावित हुआ है। ये देखो, उड़ीसा की क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग है और थोड़ी बहुत ये पेंटिंग वेस्ट बंगाल में भी देखी जाती है, मतलब वहाँ पर भी कारीगर हैं इस पेंटिंग को करने वाले। पत्ता का मतलब होता है क्लॉथ। संस्कृत में पत्ता का वर्ड संस्कृत में पत्ता वर्ड का मतलब होता है क्लॉथ और चित्र का मतलब होता है पिक्चर। तो कपड़े पर ये तस्वीर बनाई जाती है, इसे कहा जाता है पत्ता चित्र। हिंदू मिथोलॉजी की थीम पर आधारित पेंटिंग बनाई जाती है। स्पेशली जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट से इंस्पायर्ड पेंटिंग बनाई जाती है पत्ता चित्रा पेंटिंग में। और कई सारी पेंटिंग्स में नॉर्मल सीन्स भी देखने को मिलते हैं। होता क्या है पत्ता चित्रा पेंटिंग में? सबसे पहले देखो, कपड़े पर एक पेस्ट लगाया जाता है, पूरे कपड़े को पोत दिया जाता है पेस्ट से। उसके बाद लेदर फिनिश दिया जाता है और लेदर फिनिश देने के बाद स्टोन कलर्स यानी जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो फिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ता चित्रा पेंटिंग तैयार की जाती है। एक काम करते हैं, आप इस प्रकार की जो लोकल पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी रिवाइज कर लीजिए। आगे देखिए, कुछ रीजनल पेंटिंग्स जो फेमस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स जो है देखिए एक बिहार की पेंटिंग है, मिथिला रीजन की ये पेंटिंग है और काफ़ी सारे फीचर्स दिखाती है ये पेंटिंग्स, जैसे हिंदू देवी देवताएं या फिर मिथोलॉजिकल सीन्स या फिर शादी की तस्वीरें या फिर इरोटिकल सीन्स, ये सब चीज़ों को दिखाया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स में। मेनली जो पेंटिंग की जाती है महिलाएं यानी फीमेल्स के द्वारा की जाती है। और देखिए पहले तो ये मूरल पेंटिंग्स यानी दीवारों पे पेंटिंग की जाती थी, लेकिन 1967 में एक अकाल पड़ा था वहाँ पे। तो 1967 के बाद में जो पेंटिंग्स एक प्रकार से एंटरटेनमेंट के लिए की जाती थी, 1967 के बाद में कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया इन पेंटिंग्स का, इसलिए पेपर्स पे भी की जाने लगी ये पेंटिंग। एक मेन फीचर ये है कि देखिए मधुबनी पेंटिंग्स में कोई भी जो चीज़ है वो खाली नहीं छोड़ी जाती। जो भी खाली स्थान होता है उसको फिल कर दिया जाता है, या फिर नेचर से या फिर एनिमल्स की सहायता से, यानी फ्लोरा एंड फोना की सहायता से बचे हुए स्थान को फिल कर दिया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए वर्ली पेंटिंग्स पहले तो आप ये याद रखिएगा कहाँ की है। महाराष्ट्र के ट्राइबल कल्चर को चित्रित करती है वर्ली पेंटिंग्स, तो महाराष्ट्र की है। इसमें देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है। ये देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है और जो मटेरियल यूज होता है वो गाय का गोबर बैकग्राउंड में यूज होता है, काउ डंग यूज होता है। ट्राइबल इलाकों की पेंटिंग्स है तो देखिए ट्राइबल्स लोग तो गांव के गोबर को यूज करेंगे पेंटिंग बनाने के लिए। इसके अलावा राइस के पेस्ट को भी यूज होता है इस पेंटिंग में, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आगे देखिए जो पेंटिंग है वो है मंजूसा पेंटिंग। यहाँ पे देखिए मंजूसा पेंटिंग कहाँ गई, एक सेकेंड, ये रही मंजूसा पेंटिंग्स। देखिए भागलपुर जो रीजन है बिहार का, वहाँ की ये पेंटिंग है। अंगिका आर्ट भी इसे कहते हैं। स्नेक, ये देखिए सांप को काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है इस पेंटिंग में, इसलिए इसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, अंगिका पेंटिंग भी कहते हैं। जूट और पेपर पे पेंटिंग की जाती थी, जूट और पेपर पे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मंजूसा के। कहाँ होती है? तो ये होती है भागलपुर जो रीजन है बिहार का। अंगिका आर्ट भी कहते हैं। स्नेक का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जूट और पेपर पे पेंटिंग होती है।
उसके अलावा देखिए पटुआ जो पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा एक और भी थी, एक सेकंड, ये देखिए पटना कलाम पेंटिंग्स। पटना कलाम पेंटिंग्स देखिए, इस पेंटिंग पे मुगल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉमन मैंस और डेली लाइफ के सीन्स देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में। पटना कलाम नाम से ही जाहिर है कि पटना रीजन की ये पेंटिंग है। फेमस पेंटर्स कौन से हैं? फेमस पेंटर्स का नाम ले तो देखिए सेवाकराम या फिर हंसलाल, ये जो हैं वो फेमस पेंटर्स हैं। उसके बाद में आता है बाजार पेंटिंग्स। बाजार पेंटिंग्स में देखिए यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और रोमन और ग्रीक स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल बाजार लगता था, बंगाल की पेंटिंग है, बंगाल में जो नॉर्मल बाजार लगता था वहाँ की ये पेंटिंग्स है। रिलीजियस थीम्स भी कई बार देखने को मिलती थी और कोर्ट सीन्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा, बाजार पेंटिंग्स कहाँ की है, बंगाल की है, क्या दिखाती है, रिलीजियस थीम्स या फिर बाजार को दिखाती है, या फिर कोर्ट्स में ब्रिटिश के सामने जो डांसिंग होती है उसी को भी ये दिखाती है। उसके बाद में आती है पटुआ पेंटिंग्स। पटुआ पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए ये भी बंगाल की पेंटिंग है। बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे, याद रखिएगा, बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे उनके द्वारा ये पेंटिंग प्रमोट की गई थी। उन्होंने मेनली देखिए जो हमारे हिंदू मिथोलॉजिकल के जो थीम्स थी या फिर जो टेल्स थे उनको चित्रित किया पेंटिंग्स पे और उनको प्रमोट किया। 19वीं शताब्दी में पेंटिंग देखने को मिलती है और यह है पटुआ पेंटिंग। उसके बाद में देखिए कालीघाट पेंटिंग भी फेमस है। कालीघाट कलकत्ता के पास में एक टेम्पल है, कालीघाट टेम्पल। वहां पे कई तरह के आर्टिस्ट जुटते थे और पेंटिंग करते थे कई चीज़ों पे, पेपर पे या फिर किसी भी चीज़ पे वो पेंटिंग करते थे और काफ़ी तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी उस पेंटिंग्स में, जैसे कि आप कह सकते हैं रॉयल सीन्स या फिर जो नेचर्स के सीन्स हैं या फिर लॉयंस, एक प्रकार से जब बिल्ली डरी हुई है शेर से, ये सब चीज़ें यानी नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। और दूसरा देखिए जो लाइन्स होती थी वो काफ़ी डेकोरेटिव होती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। उसके बाद में कौन सी पेंटिंग आती है? उसके बाद में देखिए पेंटिंग आती है पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स की बात अगर करें तो देखिए ये राजस्थान की पेंटिंग है और टेम्पल आर्ट है, यानी टेम्पल आर्ट है, टेम्पल के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी पिछवाई पेंटिंग्स। और एक कपड़े पे जो ये राधा कृष्णा और ये सब जो चीज़ें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग। तो दो तीन चीज़ें याद रखिएगा, टेम्पल आर्ट है और राजस्थान की है, और जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग्स में। उसके बाद में आती है देखिए फाड़ पेंटिंग्स। फाड़ पेंटिंग्स भी पिछवाई पेंटिंग्स की तरह राजस्थान की है और ये भी ठीक उसी तरह एक प्रकार से जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती थी, जोशीस के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी। और इसके अलावा देखिए जो पुराने उस टाइम पे जो रीजनल टेल्स थे या फिर हीरोइक टेल्स थे वहाँ पे जहाँ पे पेंटिंग की जाती थी राजस्थान में, उनको भी चित्रित किया जाता था। जैसे लोकल कोई कहानी फेमस है, कोई फेमस स्टोरी है, उन सब चीज़ों को चित्रित किया जाता था जोशीस के द्वारा। उसके बाद में आती है देखिए पत्ताचित्रा पेंटिंग। पत्ताचित्रा पेंटिंग सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा उड़ीसा की ये पेंटिंग है, उड़ीसा, और ये भी कपड़े पे की जाती है। कपड़े पे देखिए पूरे कपड़े को एक प्रकार से पेस्ट से पोत दिया जाता है और उसके बाद में कपड़े को पेस्ट से पोतने के बाद में लेदर का फिनिश दिया जाता है और बाद में स्टोन कलर्स का यूज होता है इस पेंटिंग पे। तो याद रखिएगा, एक तो पहले सबसे पहले कपड़े को पोत दिया, फिर उसको लेदर का फिनिश दिया और बाद में उसे स्टोन कलर्स उसमें फिल कर दिए गए। और पत्ताचित्रा जो पेंटिंग्स हैं वो उड़ीसा की पेंटिंग्स हैं और किस बारे में की जाती है? वही हिंदू ट्रेडिशन, देवी देवताओं या फिर नॉर्मल सीन्स भी, नॉर्मल जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है हमारी कलमकारी पेंटिंग्स। कलमकारी पेंटिंग्स पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारा 2015 के अंदर में। देखिए ये साउथ इंडिया की पेंटिंग है और मेनली साड़ी पे की जाती है और साड़ी में देखिए इस पे इंडिगो या फिर दूसरे जो वेजिटेबल डाइज हैं वो यूज किए जाते हैं और या फिर रामायण या महाभारत के जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाता है क्लॉथ के ऊपर में।